ये जो नेट में लगा हुआ है ना, ये वाला उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल जी शुक्ल का जो 1968 में प्रकाशित हुआ है। इसके लिए देखो इसका क्रम वगैरह हम देखते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। और जो इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, उनका जन्म हुआ था 1925 में लखनऊ के अंतरौली गांव में। और इन्होंने देखो स्नातक की पढ़ाई करी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 में, और 1949 में ये राज्य सिविल सेवा में और बाद में IAS भी बने हैं। और सूनी घाटी का सूरज इनका पहला उपन्यास है। फर्स्ट उपन्यास कौन सा है? सूनी घाटी का सूरज 1957। और इनका पहला व्यंग्य संग्रह है 1958 में अंगद का पाँव, जो रामायण में रावण में कुछ शांति संदेश लेकर जाते हैं, जो पहले राजदूत कहे जाते हैं भारत के अंगद जी का पाँव के ऊपर इनका पहला व्यंग्य संग्रह है। और 1962 में इनका जो उपन्यास है अज्ञातवास, ये भी याद रखना है, अज्ञातवास। और 1968 में उसके आगे जो है राग दरबारी, ये वाला राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1969 में। तो राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पूछा जाएगा, जो कि अगले साल ही दिया गया था। 1968 में तो ये प्रकाशित हुआ था और 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका एक जो प्रसिद्ध उपन्यास है 1972 में आदमी का जहर, जो इसके बाद में लिखा गया है राग दरबारी के बाद में। और उसके बाद में 1983 में ये अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए। और 1992 और 1993 में पेंगुइन बुक्स भारत द्वारा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। जो राग दरबारी है ना, इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हुआ था। और इसका जो अंतिम है, देखो ये अंतिम कह सकते हैं, 1998 में विश्रामपुर का संत, ये भी कई बार कथन में पूछा जा चुका है कि मिलान में भी पूछा जाता है, उपन्यासों में भी। तो ये उपन्यास भी याद रखना है, ये भी श्रीलाल शुक्ल जी का है। और इनके अन्य प्रमुख उपन्यास जो कि कालक्रम से पूछे जाए तो सबसे पहले याद रखना है, राग दरबारी से पहले दो उपन्यास हैं, सूनी घाटी का सूरज 1957 और अज्ञातवास 1962। ठीक है। और ये जो उसके बाद में राग दरबारी के बाद में पहला आता है आदमी का जहर जो 1972, फिर सीमाएं टूटती हैं 73, मकान है 1976, पहला पड़ाव 1987, फिर विश्रामपुर का संत 1998। और उसके बाद में 1999 में लिखा गया है बब्बर सिंह और उसके साथी। ठीक है। और इसके जो उपन्यास की जो है ना केंद्रीय स्थान, मतलब कौन से स्थान पर इसकी कथाएं, तो देखो शिवपालगंज उत्तर प्रदेश में के पूर्वांचल में एक काल्पनिक कस्बा गाँव है। ठीक है। ये स्थान जो है ना प्रतीक के रूप में उन्होंने बताया है। बाकी ये पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का प्रतीक है। सारे मुल्क में ही शिवपालगंज फैला है, क्योंकि कथा एक हमारे पूरे देश को ध्यान में रखकर लिखता है। लेखक किसी एक क्षेत्र से बंधा नहीं रहता। ये सब बातें इसमें है। भौगोलिक स्थिति में देखो बताते हैं कि शहर के किनारे से कुछ दूर शहर का किनारा, एक बड़े नगर से कुछ दूर बसा हुआ गाँव रेल व सड़क से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। कस्बे की विशेषता है कि स्वतंत्रता के 20 वर्ष बाद भारत न पूरी तरह गाँव है न पूरी तरह शहर है। ठीक है। अर्धविकसित है, मूल्यहीन है, राजनीतिग्रस्त है। ठीक है। इसका आरंभिक दृश्य में उपन्यास का जो पहला वाक्य है कि वही एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। ऐसा कथन उपन्यास में आता है पहली पंक्ति में। ठीक है। देखो संस्थाएं कौन कौन सी आई हैं, ये तो पूछा जाता है एग्जाम में। देखो 3 संस्थाएं हैं जो उपन्यास के केंद्र में है। एक तो छंगामल इंटर कॉलेज और कोऑपरेटिव यूनियन और ग्राम पंचायत। ठीक है। और कालखंड है कि नेहरू युग के बाद मोहभंग का दौर 1965 से 68, जब नेहरू जी चले गए 64 में, तो उसके बाद में 65 से लेकर 68 के बीच में स्वराज की अपेक्षा और मोहभंग की पृष्ठभूमि के बारे में। यह हिंदी का पहला बड़ा व्यंग्य उपन्यास है, पहला बड़ा, और व्यंग्य विधा में लिखा गया। इसकी जो मुख्य थीम है भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद, राजनीतिक पतन, शिक्षा व्यवस्था का पतन, नैतिक हास। व्यंग्य का स्वरूप केवल हास्य व्यंग्य नहीं है, सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की बहुत गहरी पड़ताल का औजार। और व्यंग्य या हंसी नहीं, बोध का माध्यम बनता है। व्यंग्य के माध्यम से बहुत अच्छी शानदार चीज़ें जो मतलब समाज की परिस्थितियों को मतलब उजागर करती हैं, वो हमारे बोध का माध्यम बनती हैं। ग्रामीण यथार्थ, लोकतंत्र की खोखली परत, पंचायत व सहकारी संस्थाओं का स्वार्थपरक उपयोग, आर्थिक विषमता और सत्ता संघर्ष भी दिखाया गया है। और राग दरबारी का अर्थ है कि संगीत का एक राग जो मध्यकालीन सामंतों के दरबार में गाया जाता था और सत्ता के साथ जुड़े रहने के लिए लोचदार व्यक्तित्व की जरूरत का व्यंग्यार्थ है। समापन संदेश इसमें क्या है कि भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है, रंगनाथ की पलायन वृत्ति और बुद्धिजीवी वर्ग की बेबसी का प्रतीक है। ये जो समापन संदेश है। ठीक है। राग दरबारी के संबंध में एक बड़े नगर के कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से हैं, जो पिछले 20 वर्षों के विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थ और अनेक वांछनीय तत्वों की आगतों से घिसट रही हैं। ये उपन्यास की भूमिका में श्रीलाल शुक्ल जी का ही कथन है। इसके जो मुख्य पात्रों के बारे में भी सब विस्तार से दिया गया है यहाँ पर। इसमें कोई एकल नायक नहीं है। वैद्य जी है ना जो खलनायक की भूमिका में है। सबसे पहले रंगनाथ के बारे में देखते हैं, जहाँ से उपन्यास की शुरुआत होती है। देखो शहर से आया हुआ एक शोधार्थी है, वैद्य जी का भांजा भी है, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। और उपन्यास का प्रारंभ और अंत उसी के प्रवेश और पलायन से होता है। रंगनाथ से जुड़ी हुई कथाएं। वैद्य जी जो होते हैं ना, वो गाँव की सत्ता के वास्तविक केंद्र हैं। और इनका पद जो है वैद्य जी का, वो छंगामल इंटरमल कॉलेज के मैनेजर हैं और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये वैद्य जी जो स्वार्थी है, अवसरवादी नेता हैं, सत्ता के अनौपचारिक केंद्र हैं। और इनकी उम्र पूछी जाएंगी शायद 62 वर्ष के हो चुके हैं। और रूपन बाबू के बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि ये वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और 18 वर्ष का छात्र नेता हैं। ठीक है। 10वीं कक्षा में 3 साल से 10वीं में फेल हो रहा है बेचारा। और उद्दंड युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि हैं और प्रेम पत्र भी लिखता है, कॉलेज में पढ़ता है तो लिखता होगा। और बद्री पहलवान है जो ये वैद्य जी के बेटे हैं और छोटे पहलवान के गुरु हैं। इनका कार्य क्या है? ये गुंडागर्दी, बाहुबल और कल्ले के जोर कोई सबसे बड़ी ताकत, मतलब जिसके पास जोर है वही सबसे ताकतवर है, ये इनके हिसाब से मानते हैं ये खुद को। ठीक है। शनिचर जो है वैद्य जी की बैठक में भांग उड़ता है और भारतीय लोकतंत्र की चुनावी विकृतियाँ क्या क्या हैं और ग्राम पंचायत बनाया जाता है। इसका मूल नाम मंगल है। शनिचर का नाम पूछा जा सकता है कि मंगल नाम है इसका। छोटे पहलवान, बद्री के पालक बालक और गुंडागर्दी, ये छोटे पहलवान की भूमिका है इसमें। और ये गाँव के असामाजिक तत्व हैं छोटे पहलवान। ठीक है। लंगड़ जो है न्याय व्यवस्था से लड़ने वाला एकमात्र पात्र हैं और भारतीय न्याय व्यवस्था की सच्चाई भयानक पोस्टर की तरह है। और प्रिंसिपल साहब और मास्टर खन्ना जो है ना, ये देखो छंगामल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। और प्रिंसिपल जी वैद्य जी के चाटुकार हैं और खन्ना है जो सक्रिय विरोधी हैं, अंततः बाहर कर देते हैं। और कुछ गौण पात्रों के बारे में भी देख लेते हैं। गौण पात्र हैं जो देखो रामदीन, भिकम खेड़वी, गयादीन, बेला है जो गयादीन की बेटी है। इन दोनों का संबंध याद रख लो, बेटी हैं ये दोनों।
और जोगनाथ हैं, पंडित राधेलाल हैं, कालिका प्रसाद हैं और शनिचर की पत्नी। बेला का चरित्र, बेला गयादीन की बेटी हैं, सिनेमा शैली में प्रेम पत्र लिखती हैं, रात को छत पार करके रूपन से मिलने भी चली जाती हैं और ये नारी विमर्श और पारंपरिक आधुनिकता के द्वंद्व का प्रतीक हैं। वंशवादी राजनीति, बेदी जी चाहते हैं कि बद्री पहलवान सहकारी संघ और रूपन कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर बने, मतलब पीढ़ी परिवर्तन का कटु व्यंग्य है। और इसमें जो महत्वपूर्ण कथन किए गए हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुत्तियां हैं जिसे कोई भी लात मार सकता है, ट्रक ड्राइवर का कथन है, ठीक है। रंगनाथ की तालीम पर व्यंग्य करता है। फिर अगला कथन है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, ये रंगनाथ कहता है, वो रिसर्च करके आया है, सुधार दिया ना। हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं, हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। ये इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों का व्याख्यात्मक आत्मांकन है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की ईजाद दीवानी अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। ये न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, ये कोने में पड़ी हैं, सभा सोसाइटी के वक्त इस चादर पर बिछा दी जाती हैं, तब बहुत बढ़िया दिखती हैं। ये गयादीन का कथन है। और इसके आगे का कथन है, भैया लठेती का काम था, कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितने बूढ़े होते जाओ, जितनी अकल सटियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। मतलब ये देखो नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि जो जितना बुढ़ा हो गया, जितनी अकल खत्म हो गई और वो उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये शनिचर बोल रहा है। शनिचर जो है ना, वेद जी के पास में वो भांग घुटने वाला है ना। तुम मंजोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है, भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। रंगनाथ की आंतरिक आवाज़, ठीक है। उपन्यास का अंतिम ये था, ठीक है। इसकी भूमिका, समर्पण और उद्देश्य के बारे में देखते हैं। लेखक का वक्तव्य, उपन्यास की भूमिका में कह रहे हैं कि राग दरबारी का संबंध बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी, ये पढ़ लिया पहले। लेखक का कारण, 1954 में आकाशवाणी पर प्रसारित वर्षा मंगल कार्यक्रम की प्रतिक्रिया में एक व्यंग्य कथा लिखी, उसी से मैं लेखक बन गया। प्रकाशक में विलंब, शुक्ल जी सरकारी अधिकारी थे, विभाग से अनुमति की आवश्यकता, अधिकारी फिर ऐतराज करते थे उन पर, तब नौकरी छोड़ने की धमकी दी, तब उपन्यास छपकर पाठकों को उपलब्ध हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? देखो, हमारी न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और जन विकृतियों का उद्घाटन इसमें हुआ है। देखो 1969 में ही अगले साल उनको साहित्य अकादमी मिला था और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद ने 1978 में और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण 1988 में इनको दिया था। और ये भी हमने पहले पढ़ लिया है कि कृष्ण राघव के निर्देशन में दूरदर्शन धारावाहिक बना और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था 1992 में, ठीक है। इसमें कुल देखो 35 अंश या खंड हैं, ठीक है। और जीवन क्रम से, कथाक्रम से, ठीक है। 3 समानांतर संस्था भी देख चुके हैं। चुनाव के तरीके देख लेते हैं कि रामनगर तरीका धर्म को आधार बनाते हैं, नेवादा वाला तरीका है सत्ता हथियाना, ये तीनों तरीके पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। रामनगर तरीका, नेवादा वाला तरीका, महिपालपुर तरीका, इनमें इसमें चुनाव अधिकारी को प्रभावित करना। ये शनिचर का तरीका है। शनिचर का तरीका कौन सा है? महिपालपुर वाला, धर्म वाला राम के नाम से याद रखते हैं, नेवादा वाला सत्ता हथियाने का, ठीक है। आरंभ और अंत, रंगनाथ जो सबसे पालगंज में प्रवेश करता है तो शुरुआत होती है, रंगनाथ वापस जाता है तो अंत हो जाता है। लेखक की टिप्पणियां हैं, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां बीच बीच में आती हैं, निबंध कथा के बीच में बनती हैं, ठीक है। ये विशेष रूप से याद रखना है कि 1968 में प्रकाशित हुआ, 69 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई थी, 70 में दिया गया। गांव ये है, रंगनाथ वेद जी का भांजा है, भतीजा नहीं है, तो ये याद रखना है। रूपन जो है वेदनाथ जी का छोटा बेटा कौन सा है? तो रूपन। और बड़ा बेटा कौन है? बद्री पहलवान। शनिचर का नाम भी ये पूछा जा सकता है, मंगल। बोल देगी प्रेमचंद के पात्र है नहीं, ये श्रीलाल शुक्ल के पात्र भी हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अनुवाद इनका 1992 में हुआ। इसके ऊपर दूरदर्शन धारावाहिक भी बना। जन्म कब हुआ? 1983 में सेवानिवृत्ति हुई थी। पहला उपन्यास है सुन्नी घाटी का सूरज और इनका पहला व्यंग्य संग्रह है अंगद के पाव 1959। उपन्यास में 3 संस्थाएं आती हैं। लंगड़ जो है न्याय व्यवस्था का शनिचर है, चुनावी विकृति का। वेद जी है जो सत्ता के अनौपचारिक केंद्र का प्रतीक है। उपन्यास के अंतिम अध्याय का नाम है पलायन संगीत।